नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। हर दिन 12,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। तो पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोले सियासी पत्ते। सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को उतारा मैदान में। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख, तो 31 मई को मतदान। हल्द्वानी में खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की चेतावनी, राशन में डाका डालने वालों की गड़बड़ी नहीं की जाएगी। फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर होगा मुकदमा दर्ज। राइट टू एजुकेशन में एडमिशन के नाम पर ठगी करने का मामला, वार्ड सभासद ने दलालों के विरोध में दिया फैसला। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय पर धरने की चेतावनी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने युवक को 200 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। 30 लाख रुपए बताई जा रही है स्मैक की कीमत। वहीं सहसपुर पुलिस ने 104 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। अब 6 माह तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के समीप विराजमान किया गया है। साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद दिया। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकाने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की है और उनसे अब तक ले गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। रेखा आर्य ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वालों और कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। समानता की लड़ाई मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में
ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है। और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं, और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। और उसके पढ़ने लिखने के लिए जो है 12वीं तक, वो 12वीं करने के उपरांत में उच्च शिक्षा के लिए अगली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसको 51,000 की धनराशि हम लोग दे रहे हैं। ये कोशिश है कि लैंगिक समानता आ सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं कि हमारी माँ जो इन बच्चियों को पैदा करती है वह भी लक्ष्मी है, पैदा होने वाली भी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी किट कि आखिरकार अभिभावकों को किसी प्रकार से ये बोझ ना महसूस होने पड़े कि लड़की पैदा हुई तो अब हमारे को ये सामग्री लेने में हमें तकलीफ है, वो सामग्री हमें लेने में तकलीफ है। एक पूरा किट जो है बच्चियों की आवश्यकताओं को लेकर और माँ की आवश्यकताओं को लेकर और पोषण को ध्यान में रखते हुए किट प्रॉपर उनका बनाया गया है। और यह भी कोशिश है कि ये लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे सके। लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर दिया है। चंपावत सीट से निर्मला घैतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी। 4 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दाव लगाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। उत्तराखंड में यमुनोत्री विधानसभा से भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद विधायक संजय डोभाल इन दिनों क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो जिस क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि के रूप में संजय डोभाल चुनकर आए हैं, वहां पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम स्थित है और इस बार यात्रा में भी अपने चरम पर है। जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। एवन टीवी से खास बातचीत करते हुए विधायक संजय डोभाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम कार्यों के प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पटल पर रख दिए गए हैं। आज यमुनोत्री विधानसभा से भारी बहुमत से जीतने वाले विधायक संजू डोभाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा बातचीत कर लेते हैं। सर, क्षेत्र की पसंद बनकर आप आए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? और सबसे पहला सवाल कि हाल ही में कोरोना काल के 2 साल बाद चारधाम यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, किस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं हैं? आपके क्षेत्र में भी यात्रा होती है, यमुनोत्री धाम पड़ता है, क्या कुछ जायजा आपने लिया है? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे आने का वक्त दिया। चारधाम यात्राएं अभी शुरू ही हुई हैं, आज चौथा दिन है, तो तीसरा दिन इसमें इस टाइम क्योंकि कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से यात्रा शुरू हुई है, तो वहाँ के सभी, चाहे स्थानीय नागरिक हैं, चाहे घोड़े खच्चर वाले हैं, चाहे होटलियर हैं, सबकी, और चाहे शासन प्रशासन है, सब ने बहुत बड़ी तैयारियां कर रखी हैं कि जिससे कि यात्रा सुगम हो और सौहार्दपूर्ण हो। और आशा है कि हमारे जो भी देश विदेश से हमारे तीर्थाटन के लिए लोग आएंगे, उनका इस टाइम का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, कि उनको बहुत अच्छी सहूलियतें मिलेंगी, ये आशा करते हैं। बिल्कुल विधायक जी, एक जो यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, कहीं ना कहीं आपत्ति तमाम व्यवसायियों ने जताई है इसको लेकर के, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आया था, माननीय पर्यटन मंत्री का आदेश भी आया था, पर इसमें शासन प्रशासन ने पूरा मैनेज करके कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं है कि जिसको रोका गया है, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। इसलिए अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वो आ गया है कि किसी भी कोई भी सीमित श्रद्धालु नहीं जाएंगे, जितने श्रद्धालु आएंगे सभी को जाने की अनुमति है। बिल्कुल विधायक जी, आपके क्षेत्र में बड़ी चुनौती बनकर के जो सामने होता है वो कहीं ना कहीं पहाड़ी रास्ता, सड़कें खराब होती हैं, काफ़ी अति दुर्गम क्षेत्र भी हैं, उनको लेकर के किस प्रकार से आपने रोड मैप तैयार किया है? क्या कुछ ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कि आप अपने कार्यकाल में इस प्रकार से सड़कों का सुधारीकरण करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें पहुँचाएंगे?
बिल्कुल, ये हमारा जो विज़न है वो विकसित यमुनोत्री विधानसभा का है, और उसमें चाहे सड़कें हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, जब हम इन चीज़ों को कर पाएंगे कि वहाँ पे गांव-गांव तक सड़क हो, स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि वहाँ पे डॉक्टर्स हमारे सभी जगह हों, और काफ़ी कुछ हो गया है, केवल महिला डॉक्टर और इन लोगों की वो होनी है, वो भी जल्द से जल्द आशा है कि पूरी होंगी। और भ्रष्टाचार के लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और रोज़गार के लिए हम चाह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, चाहे वहाँ पे तीर्थाटन के साथ हम साहसिक पर्यटन और पर्यटन के लिए चाहे ट्रैकिंग वगैरह हो, और स्वरोजगार में कृषि और बागवानी के लिए हम वहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे स्थानीय युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों। बिल्कुल सर, जनता की खासा उम्मीदें आपसे हैं। चुनाव के वक्त देखने को मिल रहा था कि काफ़ी जो कड़ी टक्कर है वो यमुनोत्री विधानसभा में देखने को मिल रही थी, लेकिन आपने कांग्रेस को पछाड़ा, लेकिन आपने बीजेपी के प्रत्याशी को पछाड़ा, और कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद से आप विधायक चुन करके आए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए तो डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं, जहां पर अस्पताल हैं वहां पर दवाइयां नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसी भी कुछ जगहें हैं जहां पर छोटे छोटे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भी नहीं है। इसको लेकर के आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कैसे डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाया जाएगा और कैसे पहाड़ के लोगों का इलाज पहाड़ में ही हो पाएगा? विधायक जी, बिल्कुल, हमारे अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है, तो उनका यह है कि अब जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको कंपलसरी 5 साल पहाड़ों में नौकरी करनी है। तो इस लिहाज से भी अब जो भी नए डॉक्टर आ रहे हैं, और नहीं तो रोटेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि हर डॉक्टर को पहाड़ चढ़ना होगा। ये इन्होंने अभी उत्तराखंड में एक वो बना दी है, नीति बना दी है कि जिससे कि हर एक व्यक्ति को वहाँ पे जाना ही होगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यमुना घाटी से नवनिर्वाचित विधायक संजू डोभाल से हमारी खास बातचीत हुई है, बड़ी बेबाकी के साथ। स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, या फिर यमुनोत्री धाम की यात्रा हो, इस बार 2 साल बाद पूरे कोरोना काल के प्रकोप के पूरे चारों धामों की यात्रा का एक बार फिर शुभारंभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ मैं अरशद खान, A1 TV। गदरपुर के वार्ड नंबर 5 के सभासद परमजीत सिंह पम्मा कुछ दलाल किस्म के लोगों के खिलाफ नगर पालिका में धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि राइट टू एजुकेशन में एडमिशन करवाने के नाम पर कुछ लोग ठगी करते हैं। बता दें कि परमजीत सिंह ने जिला अधिकारी को 2 साल पहले एक ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार में डूबे नगर पालिका की जांच की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी को लेकर सभासद परमजीत सिंह ने धरना दिया और सुनवाई नहीं होने पर एसडीएम ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से सचिवालय की ओर कूच किया। इनका कहना था कि सरकार के समक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 4 माह पहले एलटी परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया था, उसकी प्रक्रिया अभी तक कोर्ट में विचाराधीन होने से लंबित है। इस विषय में पहले आयोग ने प्रक्रिया में देरी की है और अब सरकार भी इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इससे अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। अध्यापकों का कहना है कि सरकार मधाविकता के माध्यम से उच्च न्यायालय में विचाराधीन भर्ती के बाहर करने का प्रयास करें। इससे चयनित बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा। इस दौरान अपनी मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन केवल भरोसा ही दिया गया। ऐसा नहीं होने पर भी सभी को आंदोलन करने सड़कों पर उतरना पड़ा। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि एलटी भर्ती को सरकार अपने स्तर से बहाल करे, क्योंकि सीधी बात है, कोई भी भर्ती है वो हर कोई इसके असंतुष्ट होता है। जो लोग चयनित नहीं हो पाते हैं और वो लोग कोर्ट चले जाते हैं और स्टे लग जाता है।
तो सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद है, 1431 अभ्यर्थी हैं और स्कूलों के खस्ता हाल हैं। अभी मार्च में रिटायरमेंट हुए थे, सारे टीचर्स रिटायर हुए। तो इस अध्यापकों को सबसे पहले जो ये हमारी भर्ती अटकी हुई है उसको बहाल करके हमें नियुक्ति देनी चाहिए। और हमारी सरकार से सर ज़्यादा मांगे नहीं है। सरकार क्या कर रही है अभी कि आयोग ने भी और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी जिम्मेदारी को हल्का करने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उन्होंने अभी बयान दिया है कि हम कुछ एक दो विषय को छोड़ करके अन्य का हम डीबी करवाना चाहते हैं। तो सर हम शिक्षा मंत्री जी से भी और आयोग से भी ये पूछना चाहते हैं कि ये जो प्रश्नों को लेकर जो विवाद हैं और ये जो चयनित जो साथी हैं, इसमें हमारा दोष क्या है? और जब हमारा कोई दोष नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हो? दो सब्जेक्ट को छोड़ करके आप ये कैसी बात करें जब आप उस पद पर बैठे हुए हैं? आज पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब ऐसी बात करेंगे तो फिर जो चयनित जो साथी हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से हम मिल चुके हैं और हम मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, आयोग के हम चक्कर लगा चुके हैं, हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अब जनपद देहरादून के बॉर्डर पर रायवाला और सत्यनारायण मंदिर के बाहर पर्यटन पुलिस मदद करती नजर आएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पर्यटन पुलिस तीर्थयात्रियों की मदद करेगी। सीओ ऋषिकेश ने दोनों पर्यटन पुलिस चौकी का उद्घाटन पूजा अर्चना करके किया। सीओ ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद हर साल पर्यटन पुलिस की तैनाती यात्रा मार्ग पर की जाती है। इन पर जनपद देहरादून के बॉर्डर पर रायवाला थाना क्षेत्र में पर्यटन पुलिस की 2 चौकियां खोली गई हैं। देहरादून में पुलिस के लाख दावे और कड़ी सख्ती के बावजूद चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोर एक के बाद एक वारदात करने में जुटे हैं और पुलिस महज आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन अब एएसपी ने अपने स्तर पर राजधानी में कमान संभाल ली है। एसएसपी जनमय खंडूरी ने धरातल पर मोर्चा संभालते हुए पहली कार्रवाई में क्लेम टाउन क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में लापरवाही को लेकर संबंधित चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही शहर में अब किसी भी तरह की लापरवाही पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश है। घटनाएं होती हैं, घटनाओं का अनावरण भी किया जाता है, घटनाओं के एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाते हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद चिन्हित किया जाता है अपराधियों को और चिन्हित करने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है। प्रयास उसमें रहते हैं जहां पर इंटर स्टेट क्रिमिनल्स होते हैं वहां पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक न्यू एरिया में जाकर हमें दबिशें देनी पड़ती हैं और एक नया ही एरिया होता है, वहाँ पर लोकल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं जिसके के कारण वहाँ पर गिरफ्तारी में दिक्कतें आती हैं। तो कई बार हमें चिन्हित करने के बावजूद भी कई बार सफलताएं हाथ नहीं लगती, लेकिन प्रयास हमारे जारी रहते हैं और प्रयासों के फल भी मिलते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके की घटना होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो क्राइम को खोलने में समय भी लगता है, लेकिन खोलना और अनावरण करना ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल सर, एक उस मामले को सुलझा है क्या? कुछ पूरी घटना रही? देखिए, बेसिकली वही जो मैंने आपको कहा कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनका कि त्वरित अनावरण हो जाता है, कई केसेस में समय भी लग जाता है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आपने कहा कि क्लेमेंट टाउन में एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें कि पुलिस ने 1 घंटे में अनावरण कर दिया था। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्लू कब मिले और किस तरीके से पोजीशनिंग हुई और किस तरीके से अरेस्टिंग हुई, और उसमें आपराधिक इतिहास भी देखा जाता है। कई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो कि जिनका कि काम प्रोफेशनली क्राइम करना होता है, तो उनमें थोड़ा वक्त भी लगता है, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत ज़्यादा देर बच नहीं सकते। वहीं उधम सिंह नगर में पुलभट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 200 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी नईम खान बरेली निवासी है।
जो बाइक से उत्तराखंड के किच्छा जा रहा था। जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी यूपी के फतेहगंज से सस्ते दामों पर स्मैक लाकर उत्तराखंड के किच्छा, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज जैसे इलाकों में बेचने का काम करता था और पहले भी कई बार स्मैक तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने कार्रवाई करने वाली टीम का उत्साहवर्धन करते हुए पुलिसकर्मियों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। क्षेत्र में जो है नशे की बढ़ती समस्या के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग के। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति नईम खान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।